हाँ जी, ऊपर दिखता ही नहीं इतना ना। जिस टाइम को रहता था ना न्यूमेरिकल्स का, फर्स्ट 4 चैप्टर ही थे क्या 12th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स थे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कैरेटिक्स। इस चैप्टर का ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स तो खत्म ये, पर इसके बाद जो आगे स्टार्ट होगा ना, आज जो नया चैप्टर था दैट वाज आवर सरफेस केमिस्ट्री। ये सारा का सारा जो चैप्टर है ना सरफेस केमिस्ट्री, ये सारा हमारा शॉर्ट नोट्स के बेस पे है। सीबीएसई के पेपर में आते हैं शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे। कंपटीशन का जब भी उठाओ ना पिछले 4-5 साल का पेपर, इसमें भी ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। या तो ग्राफ के क्वेश्चन आए, एक स्टूडेंट शायद दूसरे ग्रुप का पढ़कर भी आया था, मैंने सर आज जो शायद आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में उस ग्राफ के कंसेप्ट आ जाएंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार। उन्हीं ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। या फिर पूरे चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक है जिसे थोड़ा सा समझाने की जरूरत पड़ती है, वो आएगा हमारे पास हार्डी-स्कल्स रूल। वो हार्डी-स्कल्स रूल का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देता है। मिल्क है, मिल्क में मैंने क्या किया, थोड़ा सा एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, विनेगर, जैसे ही विनेगर ऐड किया तो जो मिल्क में मॉलिक्यूल्स थे वो सारे पास आ गए, पास हो गए, क्या हो गए, एग्लोमरेट, इकट्ठे होकर सारे पार्टिकल नीचे सेटल हो गए, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ चीज़। ये पनीर बनाने का मेथड आ गया। तो वहाँ पे मैंने एसिड को ऐड किया था, जैसे पार्टिकल्स को क्या कर दिया था, कोगुलेट। सो दैट मीन्स एसिड वाज हैविंग कोगुलेटिंग पावर एसोसिएटेड विद इट एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड वाज इट्स कोगुलेटिंग वैल्यू। तो तुम लोग कॉम्पिटिशन के पेपर उठाओगे ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो इस चैप्टर के ग्राफ्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू अरेंज करना आ रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे चीज़ बनाने का एक मेथड तो मैंने बता दिया, विनेगर। दूसरा क्या था, उसमें थोड़ा सा हम लोग कर्ड ऐड कर दें, अगर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दें तो मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट कर सकते थे। तो या फिर थर्ड और क्या था, लाइन क्या था, सिट्रस ऐड कर दूँ, इवन देन वी कुड गेट फॉर्मेशन ऑफ चीज़ फॉर्मेशन। तो सिट्रस ज़्यादा ऐड करना पड़ता था, एसिटिक एसिड कम, उनकी कोगुलेटिंग पावर के बेस पे आ गए। इस सरफेस केमिस्ट्री के बाद ना नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद 4 चैप्टर से ऑर्गेनिक के, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। सिर्फ ये चैप्टर है जो सारा शॉर्ट नोट्स पे है, तो आपको नोट्स में प्रॉपर दे रखा है। बस ये लेक्चर तुम लोग ध्यान से सुन लिया ना, घर जाकर सारे मैंने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, इजीली प्रिपेयर हो जाए ये। तो इस चैप्टर को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ आवर एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले आएगा हमारे पास डिटेल में एड्जॉर्प्शन। जैसे ही एड्जॉर्प्शन लिखते देखो पहले डाउट आ रहा है, मैंने सर गलत तो नहीं लिख दिया, पढ़ा तो एब्जॉर्प्शन था। तो पेपर में डिफरेंस नहीं आएगा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो मुझे एक टॉपिक स्टार्ट करने के लिए व्हाट डज एड्जॉर्प्शन एंड व्हाट डज एब्जॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर। आज के लेक्चर में यही सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे। इसमें फिर सबसे पहला मेन टॉपिक आएगा व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्लियर, फैक्टर्स। सेकंड आ जाएंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट rate of absorption। फैक्टर्स विच इफेक्ट आवर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। और ये तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये 2 मेथड्स टाइप्स है। फर्स्ट दैट वाज आवर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक सेकंड आ जाएगा हमारे पास, दिस इज अवर केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन, इन दोनों में पेपर में डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा रखे, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 टाइप्स। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कंपटीशन के बेस पे दैट इज आवर ग्राफ्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार ग्राफ्स, इन दोनों के ग्राफ्स में यहाँ पर हमारे पास डिटेल में आ जाएंगे दोनों के ग्राफ्स, क्लियर।
इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक इसी का आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ये आपके सीबीएसई का कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सबसे कॉमन टॉपिक ये आ जाता है आपके पेपर में एप्लीकेशंस के बेस पे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन। जैसे जस्ट आज एक एप्लीकेशन क्लियर करता, 11th क्लास में हाइड्रोजन किया था, हाइड्रोजन में ज़्यादा वाटर सॉफ्टनिंग के प्रोसेस आते थे, तो मेथड याद है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए कोई मेथड यूज़ करते हो, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट को रिमूव करने के लिए। एक स्टूडेंट को साथ ही बोल पड़ा था लास्ट लेक्चर, टेम्परेरी वाटर को बॉयल कर दो, टेम्परेरी हार्डनेस बाहर, परमानेंट को बाहर करने के लिए याद है प्रोसेस किया था जियोलाइट प्रोसेस, परमिटेड प्रोसेस। उसमें क्या होता था, कैंडल फिल्टर होता था, उसमें वाटर को पास किया, वाटर के पास इम्प्योरिटीज थी किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वो कैंडल पे डिपॉजिट हो जाते थे और वाटर में सोडियम आयंस आ जाते थे थ्रू आवर फिल्टर। तो मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वर्ड क्या यूज़ किया, एड्जॉर्ब। मैंने उनके सरफेस पे जाकर एड्जॉर्ब किया था। दैट मीन्स एक एप्लीकेशन तो कभी नहीं भूलेगी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। क्लियर। सेकंड कॉमन क्या, जो मास्क जो हम लोग माउथ मास्क लगाते हैं या हेलमेट्स पे, जो अच्छी हेलमेट्स है देखा उनके आगे वो लगा होता कॉटन फिल्टर सा, उसका यूज़ किया था जो हमारे चलो पंचकुला साइड तो नहीं, लुधियाना साइड चले जाओ पंजाब में या फिर दिल्ली साइड चले जाओ, वहाँ पे क्या पोल्यूशन कंटेंट ज़्यादा, स्मोक कंटेंट ज़्यादा थे। तो अगर मैं एयर इनहेल कर रहा था, सारी स्मोक मेरी बॉडी में जाएगी, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो जाकर आर्टरीज और वेन को क्या कर देंगे, ब्लॉक, और कुछ हो या ना हो, बीपी हाई, हार्ट अटैक के चांसेस। तो जैसे ही मैंने वो आगे फिल्टर लगाया तो एयर को जब इनहेल किया तो जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज दीज गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ आवर कॉटन, वो कॉटन के सरफेस पे एब्जॉर्ब करके मुझे क्या सिर्फ फ्रेश एयर मिल गई आगे। क्लियर। तो मैं हेल्थ कॉन्शियस जो थे उन्होंने हेलमेट्स ऐसी यूज़ करनी शुरू कर दी। क्लियर। तो सेकंड यूज़ भी कभी नहीं भूलेगी, इन आवर माउथ मास्क, जो भी हम लोग माउथ मास्क लगाएंगे उन सब में ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज भी आ गया। इसके बाद ना सेकंड टॉपिक हमारे पास आएगा, दैट इज स्टडी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। स्टडी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सबसे आसान एग्जांपल कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो क्या था, मिल्क। ये मिल्क हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल था कोलॉइडल सॉल्यूशन का। इसके बेस में ना हमारे पास आएंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। यहाँ से ना हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा टाइप से, आगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, आगे लास्ट चैप्टर आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर आएगा टाइप्स ऑफ मेडिसिन। हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स पे। जैसे मुझे ना यहाँ पे याद है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करूँगा तो टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या कर सकता था, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों सॉलिड, दोनों लिक्विड, दोनों गैसेज, सॉलिड और गैसेज का कॉम्बिनेशन। याद है सॉल्यूशन का पहला लेक्चर यही नहीं किया था, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। दैट मीन्स दैट विल बी ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ आवर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके उनमें या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग या अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, वीक। वो सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का। ये अभी आपके सीबीएसई के पेपर में आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। जहाँ पे वर्ड फिलिक आ रहा है, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, तो फेस और मीडियम या सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जहाँ पे वर्ड आ गया फोबिया, फोबिया मीन्स हेटेड, तो वहाँ पे फोर्स इंडक्शन क्या हो जाएंगे, वीक। ये क्लासिफिकेशन के डिफरेंट कंसेप्ट आ गए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक प्रॉपर्टी तो याद है आप लोग 10th क्लास से कर रहे थे, वो कौन सा किया हुआ, टिंडल इफेक्ट नहीं किया, टिंडल इफेक्ट। अभी भी सीबीएसई के पेपर उठाओगे ना, पता नहीं कितनी बार, पिछले 5 साल का पेपर उठाओगे 2 या 3 बार तो टिंडल इफेक्ट पे ही शॉर्ट नोट आ रखा है, व्हाट डज दिस टिंडल इफेक्ट स्टैंड फॉर। क्लियर। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आएगा जो अभी आपको मेन कह रहा था, हार्डी-स्कल्स रूल, या सारे चैप्टर में शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन तो स्टेबल है, जैसे मिल्क, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन तो स्टेबल था। कैसे देखे, जब मिल्क रखते हैं लाकर क्या होता है, 4-5 दिन भी अगर पड़ा रहे मिल्क ऐसा अच्छा, पर 4-5 दिन बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर आ गई, दैट मीन सेपरेशन था उसमें, बट दैट सेपरेशन वॉज वेरी वेरी स्लो। कुछ केसेज में कोलॉइडल सॉल्यूशन, जहाँ पे वर्ड आ रहा था फोबिया, फोबिया मीन्स क्या था, हेटेड, यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल ही नहीं है। वी फॉलो स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation of colloidal solutions।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन किस किस मेथड से बना सकते हैं। इस टॉपिक के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद इनको प्यूरिफाई करना है, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? हाँ जी, किडनी है ना। तो यहाँ पे किडनीज की वर्किंग के बेस पे ही आएगा। तो जब बॉडी में किडनीज का वर्किंग स्टॉप कर गया तो हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। उसे नाम क्या देगा? जिनके किडनी डैमेज हो गए, डायलिसिस। क्लियर। यहाँ पे देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, सबसे पहला मेथड जो आएगा दैट विल बी आवर डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो इन सब पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। आखिर में आ जाएंगी एप्लीकेशंस ऑफ these colloidal solutions, applications of our colloidal solutions। क्लियर। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, पहला एब्जॉर्प्शन था, दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन के बेस पे था, थर्ड इज आवर कैटलिस्ट। क्लियर। कैटलिस्ट का याद है फर्क लास्ट चैप्टर में काइनेटिक्स में कहीं किया था? कैटलिस्ट का कोई कंसेप्ट लास्ट में रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी किया था कि कैटलिस्ट हमेशा क्या करते थे? एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन ले आते थे, तो रेट ऑफ एक्शन गेट्स एनहांस्ड। तो यहाँ पर भी ना कैटलिस्ट हमारे पास these are basically of two main types, one is homogeneous catalyst और एक सेकेंड आ जाएगा हमारे पास these are our heterogeneous, second is our heterogeneous catalyst। Clear? One is homogeneous and one is our heterogeneous catalyst। कुछ नाम से क्लियर होगा। होमो मीन्स जहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में, यानी सारे सॉलिड या सारे लिक्विड या सारे क्या थे? गैशियस। जहाँ पे वर्ड लिख दिया हेट्रो जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैशियस सभी के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो यहाँ से ना पेपर में हमारे पास मैकेनिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कैटलिस्ट की मुझे ध्यान में है हमारे पास 5 मैकेनिज्म है। एक तो कर ली हम लोगों ने काइनेटिक्स में, 2 मैकेनिज्म हमारी यहाँ पर आएंगी। मैकेनिज्म फॉर दिस, मैकेनिज्म फॉर होमोजेनियस कैटलिस्ट और एक आएगी मैकेनिज्म फॉर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मुझे ना हर बार रहता था कि सीबीएसई के पेपर में ये शॉर्ट नोट्स, ये इस साल हुआ, 3-4 साल से सोच रहा था कभी तो ये शॉर्ट नोट्स आए। इस साल पहली बार है। आपको रोल इनका नहीं आया, आपको रोल आ रखा है ऑफ कैटलिस्ट इन आवर एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे अप या डाउन लेकर जाते हैं। इस बार के पेपर में ये था। नहीं तो यहाँ पर ये 2 मैकेनिज्म्स आ जाएंगी, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। क्लियर। हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का रोल, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं बताओगे हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं उन्हें कोई स्पेसिफिक नेम दे रखा है? एंजाइम्स, है ना। तो जो बॉडी में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का रेट एनहांस कर रहे थे या ऑल्टर कर रहे थे, दीज आर नोन एज एंजाइम्स। तो यहाँ पे कैटलिस्ट में लास्ट टॉपिक जो आएगा दैट विल बी रोल ऑफ एंजाइम्स, रोल्स ऑफ एंजाइम। इसके बेस में मेरे पास थर्ड मैकेनिज्म आ जाएगी और ये पेपर में कितनी बार आ रखी है? लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो ये देखो 3 मैकेनिज्म तो यहाँ पर आ जाएंगी। एक तुम लोगों ने कैटलिस्ट का कंसेप्ट मुझसे कर लिया, एक फिफ्थ जाके कैटलिस्ट का कंसेप्ट फिर आएगा, वो आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे साइंस। वहाँ पे क्या देखा बॉडी में एडोलसेंट एज में किसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट फास्ट हो गया, किसी में स्लो, तो हम लोग केमिकल्स को इनटेक करके उन रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे रोल ऑफ इनहिबिटर्स आ जाएगा एज कैटलिस्ट, ये रोल ऑफ इनहिबिटर्स। तो पेपर में ना हर बार जब भी कैटलिस्ट का क्वेश्चन आएगा कुछ ना कुछ आपको मेंशन होगा। जैसे इस साल आया व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन आवर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स काइनेटिक्स के बेस पे डाल दिया। अगर लॉक एंड की मैकेनिज्म आ गई, ये स्पेसिफिक था ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स ऑफ एंजाइम्स, कि मेरी बॉडी में एंजाइम्स कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एनहांस कर रहे थे, कैसे वो इंक्रीज करते हैं रेट को, ये आ जाएगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये तो लास्ट में जब करेंगे अपने आप। जैसे वो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एल्कीन को रेड किया हाइड्रोजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, तीनों के तीनों गैसेस थे,
है ना, मुझसे भी 11th में ये रिएक्शन किया था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। तो बताओ इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ किया था, एल्कीन और हाइड्रोजन को रेड करके फॉर्मेशन किया था एल्केन, था इसमें कोई कैटलिस्ट, है ना, या निकल या प्लेटिनम या क्या होता था प्लेटियम। तो निकल प्लेटिनम और प्लेटियम क्या बैठा था सॉलिड, तो ये मैकेनिज्म आ जाएगी मेरे पास हेट्रोजीनियस के बेस पे, जहाँ पे एल्कीन हाइड्रोजन और एल्केन सारे क्या थे गैसेस और कैटलिस्ट क्या रखा था सॉलिड, वो आ जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बेस पे। तो ये सारे एग्जांपल्स ना कहीं रिपीट होते जाएंगे। तो एटलीस्ट सरफेस केमिस्ट्री का एक लॉजिक तो क्लियर हुआ, चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 में किया था, इलेक्ट्रोलिटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, डिफरेंट। नहीं तो ना इतना सिलेबस है, अगर हम लोग बिना सोचे पढ़ते गए फिर तो खिचड़ी सी बन जाएगी कि क्या क्या था। अब एटलीस्ट सरफेस केमिस्ट्री का लॉजिक मिल गया कि स्टडी करेंगे 3 बेसिस पे, एड्सॉर्प्शन, सेकंड आ जाएगा कोलॉइडल फ्यूजन और थर्ड आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर कैटलिस्ट। तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ आवर एड्सॉर्प्शन। याद है जब आपके साथ सॉल्यूशंस भी स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में सारी इंट्रोडक्शन के बेस पे आया था। तो मुझे ना आज आपको एड्सॉर्प्शन में ये टर्म्स क्लियर करनी थी। एक तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय दिस सरफेस केमिस्ट्री, ये आएगा नहीं किसी पेपर में, तो मुझे अब टॉपिक स्टार्ट करने के लिए तो पहले इसे डिफाइन करना पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री। इसके बाद जो मुझे यहाँ पे टर्म्स आपको क्लियर करनी थी वो एक टर्म क्या थी एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एक यहाँ पे जो छोटी क्लास से हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारे पास क्या था कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर मुझे यहाँ पे आपको टर्म्स क्लियर करनी है, व्हाट डज दिस एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट, नेक्स्ट व्हाट डज दिस एब्जॉर्बेंट, और एक क्लास में व्हाट डज दिस डीसॉर्प्शन स्टैंड फॉर, डीसॉर्प्शन स्टैंड फॉर। तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या एड्सॉर्प्शन की हो सकता है डेफिनेशन डाल दूँ या डिफरेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंशिएट। ये एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट आज तक अभी डिफाइन करने नहीं आए, क्लियर। पर अगर मुझे ये समझ ही नहीं आया ना एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है, तो मुझे ये सारा एड्सॉर्प्शन का टॉपिक करना मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक रोल प्ले करेगा सॉल्यूट का एंड वन प्लेस रोल ऑफ अवर सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे था। एक क्या होता है जब हम लोग टॉपिक कराते हैं दिमाग में क्या घूमता करना सर इनमें डिफरेंस क्या है, आप वर्ड एब्जॉर्प्शन बोल रहे हो या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने कभी बोलना ही नहीं, सिर्फ आपको एक डिफरेंशिएट करना था व्हाट डज दिस एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्टैंड फॉर। देखो एब्जॉर्प्शन का सबसे आसान एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है वो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं हम लोग, क्या मैंने गिर गया मुझसे लैब में, क्लियर, उस स्लैब पे गिर गया। तो जब उस स्लैब पे गिर गया सर ना कहीं देख ले, हम लोग क्या करते हैं उसको ब्लॉटिंग पेपर रख दिया, क्लियर। जैसे ही ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं वो सारा जो KMnO4 का सोल्यूशन था वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कभी देखना कभी ऐसा तो नहीं है कहीं पे सोल्यूशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ कहीं पे कम हुआ, वो पूरा का पूरा सोल्यूशन को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब। दैट मीन्स उसमें जो पर्पल कलर है पेपर पे वो पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, दैट वाज प्रोसेस ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन वेयर बल्क मिक्सिंग ऑफ टू मीडियम वाज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर दो फेजेज जो थे उनकी बल्क में मिक्सिंग थी। इस रूम में अगर मैं फ्रेगनेंस स्प्रे कर दूँ तो फ्रेगनेंस क्या था, सपोज ईथर इसमें स्प्रे किया एयर में, तो ईथर और एयर में होमोजीनियस मिक्सिंग होगी, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर मैं इंक का ड्रॉप है पूरा वाटर में डाल दूँ ये ग्लास में तो पूरी प्रॉपर स्कैटरिंग हो रही थी, ये प्रोसेस क्या था एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या था मिक्सिंग ऑफ टू फेजेस वाज होमोजीनियस और बल्क मिक्सिंग थी। यहाँ पे वर्ड मैंने एब्जॉर्प्शन किसी ने अगर ध्यान से सुना हो तो जब मैंने कहा था मैंने एयर को इनहेल किया तो कॉटन के सरफेस में रिएक्शन हो रही थी, सरफेस में मैंने क्या किया दोनों चीज़ें आई, एब्जॉर्ब किया तो वहाँ से मुझे फ्रेश एयर मिली, पार्टिकल्स वर गेटिंग जस्ट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। वो पूरी कॉटन में तो नहीं जा रहे थे, सिर्फ ऊपर हुए। अब देखो जब आप भी कभी व्यू करना है तो जो फिल्टर लगाया था उसको थोड़ा सा उखाड़ दो ऊपर से, अगर उसे टर्न आउट कर दे नीचे फिर वाइट ही आ रहा है, अभी जो पार्टिकल्स है वो सारे ऊपर ही एब्जॉर्ब हो रहे थे। इसलिए जब आप लोगों ने मुझे निकल बोला कैटलिस्ट, याद है 11th में मैं निकल को प्रॉपर वर्ड देता था फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल, या वर्ड क्या बोलता था रेने निकल। रेने निकल का मीनिंग क्या था, वी ऑलवेज यूज निकल एज कैटलिस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब वो फ्रेश प्रिपेयर था उस पर एक्टिव साइड्स अवेलेबल क्या थी मैक्सिमम थी। तो ये अब बताओ एटलीस्ट एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस तो क्लियर रहेगा। यहाँ पे बल्क मिक्सिंग थी, यहाँ पर क्या था
process takes place only at the surface. That's why this was being studied under surface chemistry. कुछ नाम से क्लियर हो रहा है surface chemistry, यानी when reaction was taking place at surface. Surface क्या था? एक लाइन है जो दो फेजेस को सेपरेट आउट करे. मतलब जब मैंने हाथ ही किया, दो फेजेस को सेपरेट ही कर दिया. एक मेरा हाथ, ये क्या था? सॉलिड. ऊपर मेरे पास क्या थी? एयर. तो यहाँ पर एयर और सॉलिड के सरफेस को मैंने सेपरेट आउट किया. जो रिएक्शन यहाँ पर होगी, दैट रिएक्शन कम्स अंडर आवर सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक. क्लियर? तो मुझे देखो सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट और डिसॉर्प्शन, सारी टर्म्स या आगे जितने लॉजिक्स करने हैं एड्सॉर्प्शन के, एक एग्जांपल पे समझाने आसान थे. मेरे पास क्या था? एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एड्सॉर्ब किया. किससे? हाइड्रोजन से ट्रीट किया. दोनों को ट्रीट करके वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CH3 और CH3. यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ गई. ये इसमें मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया था. कौन सा? निकल. इसके बेस में ना मैम आपको ये सारी टर्म क्लियर कर सकता था. एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट और डिसॉर्प्शन. कैसे? सपोज ये मेरा पास क्या था? सरफेस ऑफ निकल. ये निकल का सरफेस था. कौन सी गैसेस को एड्सॉर्ब किया? हाइड्रोजन. और साथ में क्या था? एल्कीन. तो देखो ये हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब कर दी, ये मैंने एल्कीन गैस एड्सॉर्ब कर दी. इस पर जब दोनों गैसेस को एड्सॉर्ब कर लिया, बेसिकली मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स को रिटेन कर दिया सरफेस पे. दोनों में क्या होगी? रिएक्शन. जब रिएक्शन होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे. पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड्स बने, क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट कौन सा आ गया? फॉर्मेशन एल्केन की फॉर्मेशन आ गई. मतलब जैसे ही एल्केन बना, एल्केन बना, नॉट दिस वाज हैविंग, ये जो एल्केन बना, दिस वाज हैविंग लेस एफिनिटी फॉर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. इसके पास ना कैटलिस्ट के लिए एफिनिटी क्या थी? कम. सो इट लीव्स द सरफेस ऑफ आवर कैटलिस्ट. तो याद है कैटलिस्ट की यही डेफिनेशन नहीं कराते थे? क्या कराता था 11th क्लास से? कैटलिस्ट डू टेक पार्ट इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन. पहले इसने क्या किया? मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अटैक किया और रिटेन किया. दिस प्रोसेस वाज एड्सॉर्प्शन. The attraction and retention of the molecules on the surface of adsorbent is known as adsorption. इन दोनों में क्या हुआ? पुराने बॉन्ड टूटे, CH2 और H2 के बॉन्ड टूटे. एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके साथ में क्या हो रहा है? अटैच. Previous bonds are broken and new bonds are formed. We get formation of alkane. जो alkane बना, this was having less affinity for the surface. It leaves the surface of our catalyst. ये desorption नहीं आ रहा. When product form leaves the surface of our catalyst, then this process is called desorption. बीच में बचा क्या? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट. और अभी आपको क्या करा था? ये दोनों बेसिकली एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट सोल्यूशन के बेस पे थे. तो सोल्यूशन के बेस पे इनमें से एक ने होना था सॉल्यूट, एक ने होना था सॉल्वेंट. तो मैं भी जब नया नया पढ़ाता था भूल जाता था, तो मुझे सॉल्वेंट से याद आता है. सॉल्वेंट में आखिर में ENT आ रहा है. दैट मीन ये जो एड्सॉर्बेंट है, दिस बेसिकली सर्व्स एज आवर सॉल्वेंट. और ये जो एड्सॉर्बेंट था, दिस बेसिकली सर्व्स एज आवर सॉल्यूट. क्लियर? अब बताओगे सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता था. कौन सी चीज़ कम, कौन सी चीज़ ज़्यादा? है ना, सॉल्यूट हमेशा कम होता था, सॉल्वेंट क्या था? ज़्यादा. तो यहाँ पे देखो निकल को कैटलिस्ट लिया था, तो पूरा निकल कैटलिस्ट था. इस पर जो गैसेज एब्जॉर्ब की, ये गैसेज जो एब्जॉर्ब की ये कम थी, सिर्फ सरफेस पे ही एब्जॉर्ब करा था ना. रिएक्शन जरूर यहाँ पे हो रहा है, पर निकल का मैंने पूरा स्लैब ले रखा था. दैट मीन निकल क्या था? ज़्यादा. और ये जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे सरफेस से, दीज वर लेस. तो मुझे एड्सॉर्बेंट को डिफाइन करना आसान हो गया. एड्सॉर्बेंट क्या था? दिस एल्कीन एंड हाइड्रोजन गैस which get attracted and retained on the surface. These molecules which get attracted and retained are known as adsorbent. Molecules which are getting attracted and retained on the surface, this surface is known as, इस surface को नाम क्या दे दिया? adsorbent. यानी यहाँ पर क्या था? निकल रोल प्ले कर रहा है एड्सॉर्बेंट का, और यह हाइड्रोजन और एल्कीन रोल प्ले कर रहे थे ऑफ आवर एड्सॉर्बेंट. जब तक मुझे ये नहीं समझ आया ना एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है, तो मुझे फैक्टर्स कभी समझ ही नहीं आएंगे. फैक्टर्स ऑन विच आवर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स. ये इसलिए पेपर में ना सिर्फ ये आसान क्वेश्चन आ रखा है, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन को डिफ्रेंशिएट करो. है कोई मुश्किल? आप याद रखना दोनों को. एड्सॉर्प्शन का बस मेरा ना ये एग्जांपल बड़ा कॉमन है. ये एग्जांपल आया पता कहाँ से? बुक्स में लास्ट में दे रखा है होमोजीनियस कैटलिस्ट में और हेटेरोजीनियस में. तो मैं जब पढ़ाता था तो तुम बच्चे मुझसे करना था, ये कुछ नहीं समझ आ रहा क्या एड्सॉर्बेंट क्या एड्सॉर्बेंट. इसलिए लास्ट का एग्जांपल पहले पकड़ लिया और इसके बेस पर सारे कंसेप्ट करने आसान हो जाएंगे.
पहला ये प्रोसेस जब अट्रैक्ट किया और रिटेन, ये एब्जॉर्प्शन था। जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट और रिटेन कर रहा था कम थे, तो दीज प्ले रोल ऑफ एब्जॉर्बेंट। कैटलिस्ट का सरफेस रिएक्शन रूट सरफेस पे था, तो पूरे मॉलिक्यूल जो स्लैब था तो क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट वाज मोर, तो दिस कैटलिस्ट सर्व एज आवर एब्जॉर्बेंट। जो प्रोडक्ट बना दिस वाज हैविंग लेस एफिनिटी फॉर द सरफेस, सो दिस प्रोडक्ट ऑलवेज लीव द सरफेस ऑफ आवर कैटलिस्ट। अगर वो प्रोसेस सरफेस को लीव कर रहे थे तो वो प्रोसेस बेसिकली कौन सा हो गया, डिसॉर्प्शन। दूसरा, इन दोनों में डिफरेंस तो आज तक नहीं आया, पर आपको तो क्लियर रहेगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्लियर। इसमें होमोजेनियस मिक्सिंग था ऑफ टू बल्क फेजेस, इसमें रिएक्शन वाज जस्ट टेकिंग प्लेस एट द फेज और एट द इंटरफेस सेपरेटिंग आवर टू मीडियम, दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा था। इसमें रेट जो था क्या था, यूनिफॉर्म था। इसमें देखना जब हम लोग अभी करेंगे रेट, पहले तो इंक्रीज करता है, एक स्टेज में जाके क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सो इन दिस केस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेवर कंसिस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये जैसे जैसे रिएक्शन मूव करेगा दिस रेट गोस ऑन चेंजिंग। क्लियर, डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले दिखा दूँ ये 4 पार्ट डेफिनेशन। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। सेकंड, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। क्लियर तो हुई टर्म सारी, क्लियर। लिख लो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सरफेस केमिस्ट्री। First, surface chemistry. It is a branch surface chemistry. It is a branch of chemistry it is a branch of chemistry which deals with study of the phenomenon occurring at the surface or interface that is at the boundary separating two bulk phases. क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी, मेन एब्जॉर्प्शन। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज अ फिनोमिनन ऑफ attracting and retaining, process of attracting and retaining the molecules of substance। यही था ना, अट्रैक्ट भी किया था और रिटेन भी किया था। molecules of substance on the surface of liquid or solid, resulting into high concentration of molecules at the surface here is called क्या नाम दे दिया इसको, is called absorption। क्लियर, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या था डिफाइन करना, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट।
लिख लो एब्जॉर्बेंट, substances getting adsorbed, substances getting adsorbed on the surface, substances getting adsorbed on the surface are known as, substances getting adsorbed on the surface are known as adsorbate, are known as adsorbate. और adsorbate को अब हम मुश्किल डिफाइन करना, surface on which molecules get attracted, surface on which molecules get attracted and retained, surface on which molecules get attracted and retained is known as adsorption. Are known as adsorbent. क्लियर होगी डेफिनेशन। अब लास्ट कौन सा रह गया, डिसॉर्प्शन। क्या था, जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स है, व्हेन दीज एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ आवर एड्सॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन when the adsorbed molecules after the process, when the adsorbed molecules after the process leave the surface of adsorbent, leave the surface of adsorbent process is known as desorption. Process is known as desorption. क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट टर्म्स तो क्लियर। अब याद है आप लोग जब से मेरे साथ स्टार्ट किया है, सेकंड चैप्टर सोल्यूशन किया था, वहाँ पे किया था फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स। तो ऐसे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे गए थे, वहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच आवर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स। काइनेटिक्स में गए थे, फैक्टर्स किए थे ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। याद है सारे फैक्टर्स में पहले क्या पकड़ता था, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज ऐसे ही मेरे पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक था, फैक्टर्स ऑन विच rate of adsorption, factors on which this rate of adsorption depends। ऐसे यहाँ पर भी फैक्टर्स आ जाएंगे। ये यहाँ पर भी ना हम लोग ये जो कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे, ये हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्बेट, साथ में मेरे पास क्या था, एड्सॉर्बेंट, और ये प्रोसेस हमारे पास क्या था, एड्सॉर्प्शन। हम लोग ये जो फैक्टर स्टडी कर रहे थे ना, इसमें एक बेसिक ले रखा है। बेसिक क्या ले रखा है, अभी देखा तुम लोग मुझे बताओगे, जब मैंने एल्कीन और हाइड्रोजन को ऐड किया था विद आवर निकल एज कैटलिस्ट, मैंने वहाँ पे एड्सॉर्बेंट को क्या ले रखा था, हाइड्रोजन और एल्कीन दोनों में फोर्स रिएक्शन क्या था, वीक। दैट मींस दोनों के दोनों बेसिकली हमारे पास क्या थे, गैस के बेस पे थे। क्लियर। एड्सॉर्बेंट क्या लिया था, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। निकल क्या ले रखा था, सॉलिड। यानी ये जो आज हम लोग फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, उसमें ये बेसिक लॉजिक था दैट वी आर गेटिंग एड्सॉर्ब आवर गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस। मैं गैसेस को एड्सॉर्ब कर रहा था सरफेस ऑफ सॉलिड पे। क्लियर। यहाँ पर पहला फैक्टर आज मैंने आपका पकड़ा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट and its surface area क्लियर। अब देखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट था, ये पेपर में ना आता गया। देखा इतने तुम लोगों ने मुझसे टॉपिक किए, मैंने कभी किसी टेस्ट में डाला
व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स या फैक्टर्स ऑन विच सॉल्यूशन कंडक्टेंस डिपेंड्स, पर इनके बेस पर रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर डाल रखे थे। ऐसा ये आज तक पेपर में नहीं आया सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन करो, इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट क्या था, एब्जॉर्बेंट। देखिए मैंने अभी जब ये रिएक्शन लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रोडक्ट वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ CH3 यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज़ किया था, निकल। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड मैंने प्रॉपर बोला था, निकल बोला था, फ्रेशली फॉर्म निकल, या इसको एक और नाम क्या रखा है हम लोगों ने, रेने निकल। रेने स्टैंड फॉर फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब ये वर्ड बोला है तो देखो सरफेस एरिया का कंसेप्ट ही नहीं पिक्चर में आ रहा था। कैसे, मुझे सिंपल सा क्लियर था, चारकोल, और एक मैंने वर्ड बोला एक्टिवेटेड चारकोल। जब मैंने वर्ड बोला चारकोल तो क्या था, उसकी जो एक्टिव साइड्स है वो काफ़ी टाइम से पड़ा था। जैसे देखो यही है डस्टर, इसको चारकोल का मान लें। जब ये चारकोल का है, देखो जब नया लिया था तब तो पूरा वाइट था, अब पूरा कन्वर्ट क्या हो गया ब्लैक। दैट मीन्स इसमें पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब करके, अब जब मैंने इसकी क्लीनिंग और प्रॉपर करनी है, या तो ये नया परचेज करूँ, या जो नज़र कंजूस है वो इसको क्या पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा। जब इसे क्लीन किया उसके बाद मैंने एक्टिव साइड्स दोबारा से ओपन कर दी। ये रूल था हमारा सरफेस एरिया का, कि मैं इस पर क्या था, एक्टिव साइड्स को क्रिएट कर सकता, इस सरफेस पे एक्टिव साइड्स को क्रिएट। तो अगर एक्टिव साइड्स को क्रिएट करना है तो बस यहाँ पर क्या था कि मैं मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब जो है इनको बाहर कर दूँ, अपने आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करें। तो ये था रोल ऑफ आवर एब्जॉर्बेंट। तो गैस मैंने ली, सेम गैस थी। अगर मैं यूज़ कर रहा था चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल, इन बोथ केसेस आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेम गैस विल बी डिफरेंट। ये कंसेप्ट था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट का, कि जो गैस है सेम गैस थी, इट कैन गेट एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव साइड्स अवेलेबल। तो दैट मीन्स सपोज मैंने गैस कौन सी ले रखी है, नाइट्रोजन, तो इसको एब्जॉर्ब कर रहा था किस पे, एक बार यूज़ किया एक्टिवेटेड चारकोल, और एक बार मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया आपके साथ सिलिका जेल। याद है ये सिलिका जेल की इंट्रोडक्शन आपको 11th में क्रोमेटोग्राफी में दी थी। क्रोमेटोग्राफी में क्या था, जो कॉलम होता था, कॉलम में हम लोग सिलिका जेल फिल कर देते थे। सिलिका जेल में पार्टिकल साइज था, कोई छोटे पार्टिकल थे कोई बड़े। जब ऊपर से सोल्यूशन पास किया वो कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो जाएंगे। ये देखो नाइट्रोजन का सेम अमाउंट एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जेल पे गेट्स एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट। जब मैंने वर्ड बोला एक्टिवेटेड, तब चारकोल को एक्टिवेट कर रखा था, और इसको एक्टिवेट करने का सबसे आसान मेथड था, जो चारकोल है उसे ना हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो। जैसे हाई टेम्परेचर पे हीट करूँगा उसमें जो वाटर कंटेंट्स एब्जॉर्ब हो रखे थे या जो इम्प्यूरिटीज थी वो सारी वेपर बन के बाहर हो जाएगी। अगर वेपर बन के बाहर हो गए उतनी ज़्यादा एक्टिव साइड्स अवेलेबल आ गई। क्लियर। दैट्स वाई फर्स्ट फैक्टर तो अपनी डाउट रहेगा क्या था, फर्स्ट फैक्टर तो आसान नेचर ऑफ गैस के बेस पे, और सॉरी नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। सेकेंड आ गया मेरे पास फैक्टर नेचर ऑफ, सेकेंड फैक्टर आ गया नेचर ऑफ गैस। क्लियर। ये 11th क्लास में भी ना गैस का कंसेप्ट क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर किया था, वहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर किया था। याद है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी को ध्यान नहीं हो, क्रिटिकल टेम्परेचर पहले तो ये बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर में आया कहाँ पे था, है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में याद है ऐसे करके हम लोग ग्राफ पढ़ते थे, इधर प्रेशर का कंसेप्ट था, इधर वॉल्यूम का कंसेप्ट था। तो जैसे जैसे हम लोग सिस्टम को प्रेशर करते थे गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते थे। क्लियर। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स पास आते थे तब हमारे पास क्या होता था, सिस्टम प्रेशराइज होके यहाँ पे ऐसे ग्राफ आता था हमारे पास। क्लियर। जैसे जैसे देखो प्रेशर बढ़ा रहा था, ये प्रेशर बढ़ा रहे थे तो ये वॉल्यूम इनमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती थी। क्लियर। करते थे ये कंसेप्ट के नहीं, यहाँ पर लेते थे हम लोग वॉल्यूम का कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट आता था प्रेशर का। क्लियर। तो जहाँ पे जब प्रेशर लो था वॉल्यूम क्या था मेरे पास ज़्यादा था, जैसे जैसे प्रेशर लगे करने वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगा। क्लियर। तो गैस को कन्वर्ट करते थे लिक्विड में। यहाँ पे याद है एक आपको कंसेप्ट क्लियर करता था कि अगर इस टेम्परेचर से नीचे थे, by exerting pressure over gaseous molecules we could convert our gas into liquid form। पर अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर चले गए then however high pressure we might exert then gas cannot be converted into liquid form। यहाँ पर याद है ऐसे करके ग्राफ किए थे,
ऐसे करके ग्राफ, एक कंसेप्ट फिर यहाँ पर ऐसे भी आया था। याद है यहाँ पर क्या था, कोई चेंज ही नहीं आया था हमारे पास। क्यों? क्योंकि हियर अवर क्रिटिकल टेम्परेचर वॉज, दिस कंसेप्ट वॉज एट हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ले गए थे। इससे पहले क्या होता था, सीधा ऐसे फिर ग्राफ ऐसे आता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास गैस सीधी कन्वर्ट किसमें करी थी, लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आती नहीं थी। दिस कंसेप्ट वॉज ऑफ अवर क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर जाते थे, हाउएवर हाई प्रेशर वी माइट एक्सर्ट, नाउ गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। वहाँ पर भी मैंने आपको ना एब्जॉर्प्शन का टिप दिया था। ये आज तक नेचर ऑफ गैस ऐसे नहीं आया, और ये कॉम्पिटिशन तक ना सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर्स में आता है। क्लियर? सपोज मैंने आपको 3 गैसेज दी, ए, बी और सी। एक का क्रिटिकल टेम्परेचर था 40 डिग्री, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर था 60 डिग्री। ये अब थोड़ा सोच कर आंसर दोगे, किस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान है, ए को, बी को या सी को? है ना? 11th में आपको टिप देता था, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर दैट गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई था, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान था। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पर अब मैं 15 डिग्री या 20 डिग्री से नीचे को भी टेम्परेचर जा सकता, अब बढ़ाने के लिए आसान है ना? गर्मी के दिनों में बढ़ाने के लिए तो हीटर ऑन करके टेम्परेचर बढ़ाना आसान है, पर कम करना मुश्किल था। इसलिए जनरल सा कंसेप्ट याद रखना, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर दैट गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। तब मैं 11th में एक और चीज़ आपसे पूछता था, मेरे पास सरफेस है, अब तुम लोग बताओ यहाँ पे गैस को एब्जॉर्ब करना आसान है या लिक्विड को? गैस को, गैस के पास तो प्रॉपर्टी है ऊपर जाने की, गैस का करने में तो मुझे सिस्टम को पक्का प्रेशराइज करना पड़ेगा। पर अगर जनरल कंसेप्ट रखूँ तो जो सरफेस था, गैस तो रखा ही नहीं गया ऊपर, गैस तो ऊपर जाएगा, लिक्विड के चांसेस ज़्यादा थे। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन और एब्जॉर्प्शन को इकट्ठा करूँ, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई नहीं हो जाएगा? तो पेपर में कितनी बार आपको ये क्वेश्चन आ रखा है। मैं क्रिटिकल टेम्परेचर देकर आपको कभी कह दूंगा अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन, या अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो तुम लोग बता दोगे अब तो तीनों में से सबसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई आ गया सी का। तो अब एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखवा दूँ, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि आप क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन करना नहीं आएगा किसी पेपर में, यूज आएगा। हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली गैस कैन बी लिक्विफाइड, मोर इजीली गैस कैन बी लिक्विफाइड, and thus higher is the rate of absorption, and thus higher is the rate of absorption। हो गया क्लियर कि नहीं? अब आप लोग ही मुझे रेंज कराओगे। मैंने अभी आपको ये ए, बी और सी, एक का 40, एक का 50 और एक का दिया था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको ये अरेंज भी कर दिया सी, बी, ए। पहले ये बताओगे इंक्रीजिंग रेट ऑफ लिक्विफिकेशन था या डिक्रीजिंग रेट ऑफ लिक्विफिकेशन? है ना? क्योंकि सी के पास पावर टेम्परेचर ज़्यादा था तो लिक्विफाई करना क्या था, आसान था। यानी ये मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन आ गया। क्लियर? तो अब जब मैंने आपके साथ फिर लिखा ये सी, बी, ए, अब बताओ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेस पे तभी डिक्रीजिंग था ना, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड थे। ये तुम्हारे कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। क्रिटिकल टेम्परेचर तो 11th में आ गया डिफाइन करना, अब नहीं। अब आपको क्रिटिकल टेम्परेचर देकर हम लोग ये अरेंजमेंट्स पूछेंगे, या तो लिक्विफाई करने के या ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक जनरल सा कंसेप्ट याद रखना, सरफेस में गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पक्का प्रेशराइज। लिक्विड को एब्जॉर्ब करना आसान था, और लिक्विड में कन्वर्ट कौन होता है इजीली, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई था। इसलिए आप क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन नहीं, 11th में भी ऐसे याद करके समझाता था, इस टेम्परेचर से नीचे, अगर इस टेम्परेचर से नीचे था, by exerting pressure over the gas we could convert it into liquid form, that temperature is known as critical temperature। अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया पॉइंट्स में भी, याद है मैं जब आपको ग्राफ बनाता था वो 30.98 डिग्री भी आता था, जब हम लोग 41.5 पे भी जाते थे
Even then gas cannot be converted into liquid form. However, high pressure we might apply. इसलिए ये डिफाइन करना नहीं आएगा क्रिटिकल, इसका कंसेप्ट याद रखना। और ये बेसिकली अगर गैसें लेनी है, ये जो गैसें लिखकर बैठा था ना, यहाँ पे मेरे पास गैस कौन सी थी, सिंपल सा अगर कंसिडर करूँ O2, ये गैस कंसिडर करूँ तो कौन सी थी CO2, ये गैस कंसिडर करें कौन सी थी NH3। देखो नाम लिखते नहीं क्लियर हो रहा। अगर मैं NH3 लेकर बैठा था तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। जब O2 लिखकर बैठा था, सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ एक्शन है कौन से, वैन डेर वाल्स फोर्सेस। और ये बीच में जब CO2 लिखकर बैठा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है इनमें आयनिक का कंसेप्ट। कार्बन में चार्ज पॉजिटिव था, ऑक्सीजन में क्या था, नेगेटिव। तो आ रही है डाइपोल इंटरेक्शंस के बेस पे, क्लियर। इसलिए बुक्स में ना तुम लोग इनको रट्टा लगाते हो O2 CO2 और NH3, ये आने ही नहीं। हम लोग पेपर में ABC कर देंगे, इसलिए आपको टेम्परेचर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता था तो उसे एब्जॉर्ब करना भी क्या हो गया, आसान। उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, हाई। अब बताओ, दो फैक्टर्स तो क्लियर हुए, क्लियर। अगर दो फैक्टर्स क्लियर है, अब मुझे रिवाइज कराओगे, इतने मुझसे फैक्टर्स किए, नेक्स्ट टाइम हर कौन सा पकड़ता हूँ हर बार, नेक्स्ट फैक्टर। हाँ जी, चलो गुड। एक लोग टेम्परेचर सुना मैंने, इफेक्ट ऑफ क्या था, टेम्परेचर। और इसके बेस में ना तुम्हारे CBSE में और कंपटीशन में कितनी बार स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रखा है। कैसे, ये देखो मैंने अब यहाँ पर गैस, साथ में मेरे पास क्या था, सॉलिड, इन दोनों को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे प्रोसेस क्या था मेरे पास, ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्लियर। और ये मेरे पास क्या था, एब्जॉर्बेंट है, लिख लेंगे हम लोग, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट, क्लियर। यहाँ पर ना मुझे तो देखो पढ़ाते पढ़ाते रट्टा लग गया था कि यहाँ पर मैंने लिखा प्लस हीट। प्लस हीट लिखने का मीनिंग क्या था, ये रिएक्शन एक्सो है एंडो है या हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि जब मैंने प्लस हीट लिखा था दैट मीन्स हीट वाज बीइंग इन्वॉल्व। तो दैट मीन्स अगर ये रिएक्शन मैं कहीं बैक भी ले जा सकता, तो ये ऊपर वाला स्टेप क्या था, एक्सो, और नीचे वाला स्टेप मेरे पास क्या था, एंडो। अब ये तुम्हारे CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एक तो यहाँ से पक्का है, टेम्परेचर के बेस पे तुम लोग बता दोगे मुझे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो मैं टेम्परेचर हाई करूँ या लो, हाई लो मुझे भी नहीं याद, मुझे ये भी नहीं याद ये प्रोसेस एक्सो था। मुझे सिंपल सा आज एक एग्जांपल याद है जो मैंने पकड़ा था, ये सॉलिड का सरफेस है, इस पर एब्जॉर्ब किसको करना था, गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दी तो गैस के पास एनर्जी ज़्यादा तो सरफेस पर रहेगा या दूर जाएगा, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। जिसको मेरे साथ बिल्कुल लेम है, जिसको याद नहीं करना था, मुझे नहीं याद था क्या एक्सो क्या एंडो, उसे सिंपल सा कंसेप्ट याद था। खन्ना सर ने एब्जॉर्प्शन का एक ही एग्जांपल दिया है, सरफेस पे गैस को क्या करना था, एब्जॉर्ब। अगर टेम्परेचर बढ़ाता तो गैस के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा तो वो सरफेस पर नहीं रहेगा, इट विल लीव आवर सरफेस, दैट मीन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। नहीं तो तुम्हारे CBSE में ना ये रीजनिंग आ रखी है, वाई प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये हमेशा नेचर में क्या होगा, एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स इन दिस ऑलवेज हीट इज इन्वॉल्व, क्योंकि एक लॉजिक इन्वॉल्व था। 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स किया था, थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा मुझसे जब आप लोग करते थे, जहाँ पे आपने पढ़ा स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस आती थी, तो मेक अवर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिनसे क्लियर होता था। चल आपने तो फ्रेंड्स सीधा पकड़ा कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। पर डेल्टा जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ जाता था, क्योंकि दो वेरिएबल नहीं बैठे थे, एक डेल्टा एच और एक वेरिएबल क्या बैठा था, डेल्टा एस। अगर प्रोसेस को फिजिबल होना था तो याद है डेल्टा एच को होना चाहिए था नेगेटिव और डेल्टा एस को होना चाहिए था पॉजिटिव। दिस मेक्स आवर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ कि डेल्टा एच का तो मुझे क्लियर है, क्योंकि अगर नेगेटिव था एनर्जी क्या हो रही थी, इवॉल्व, तो जितनी मेरे में से एनर्जी बाहर जाएगी मेरे पास एनर्जी क्या रह जाएगी, कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसलिए ये तो पक्का था, दिस विल मेक आवर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच नेगेटिव। ये डेल्टा एस क्या था, हाँ जी डेल्टा एस क्या था, एंट्रोपी। एंट्रोपी था क्या, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर मेजर करता था सिस्टम में। जब डेल्टा एस पॉजिटिव है तुम लोग बताओगे सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा था या कम हो रहा है, बढ़।
डेल्टा एस पॉजिटिव था, ये मेजरमेंट ऑफ क्या था, डिसऑर्डर। अगर ये पॉजिटिव है तो डिसऑर्डर बढ़ रहा था, अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो तुम लोग बताओगे सॉलिड था, लिक्विड था और गैसेज। डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा गैसेज में, तो यहाँ पर इसलिए डेल्टा एस क्या था, फिजिबल था यहाँ पर। और जब गैस को मैंने एब्जॉर्ब कर दिया सरफेस पे, तुम लोग बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव हो गया, सरफेस था। अब मैंने गैस को इस पर क्या कर दिया, एब्जॉर्ब, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म नहीं कर दी। पहले तो गैस इधर उधर घूम सकती थी, अब मैंने जब कैटलिस्ट ले लिया उस पर जाके इसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब, उसको मैंने अट्रैक्ट और रिटेन किया। जब मैंने उसे रिटेन किया उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर दी, तो दैट मीन डेल्टा एच तो फेवरेबल है नहीं। तो प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, ओनली देन आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये सीबीएसई में रीजनिंग आ रही है, क्योंकि मेरे पास दो क्राइटेरिया थे टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी, एक डेल्टा एच और एक डेल्टा एस। याद है 11th में करते थे, दोनों फेवरेबल थे, दोनों फेवरेबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, दोनों नॉन फेवरेबल प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, एक फेवरेबल एक नहीं। याद है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के कंसेप्ट नहीं करते थे, कहीं पे कोई फेवरेबल है कहीं पे कोई था। अगर आपको नहीं भी आता ना थर्मोडायनेमिक्स, इसकी टेंशन मत रखना, ये मैंने रिवाइज करना है जनवरी में जाकर। ये जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा ना, दो चैप्टर्स डिटेल में पकड़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और एक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑर्गेनिक सारी मैंने साथ साथ कर देनी है, हाइब्रिडाइजेशन आपके साथ कर ही चुका, ये बाकी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ऐसे सारी आपकी लेवल डिवाइड कर रखी है। क्लियर? देखो अब भी जब किसी को डाउट था, पहले गैस फ्री टू मूव थी, यानी उसमें डेल्टा एस क्या था, पॉजिटिव। तो जैसे ही मैंने कैटलिस्ट का सरफेस लिया, अब मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया था, एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब कर दिया, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दी, दैट मीन डेल्टा एस हो गया नेगेटिव। अब अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच को तो फेवरेबल होना ही पड़ेगा, यानी प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, ओनली देन आवर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ये तुम्हारे सीबीएसई में रीजनिंग आ रही है। ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट्स फिनिश, डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव इन नेचर। अगर डेल्टा एस नेगेटिव था तो डेल्टा एच मस्ट बी मेकिंग रिएक्शन फेवरेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज फेवर्ड एट, यहाँ पर आ गया, एट लो टेम्परेचर। क्लियर हुआ टेम्परेचर का कंसेप्ट सबको? अगर ये टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? अब याद है हर बार हम लोगों ने फोर्थ फैक्टर कौन सा पढ़ा रखा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी हमारे पास ना सबसे ज़्यादा जो ग्राफ के क्वेश्चन कह रहा था वो इसी कंसेप्ट की आ रखी है। आज तो ना सिर्फ आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर की इंट्रोडक्शन दे रहा था, ज़्यादा आगे फिर क्या था, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद फिर टॉपिक का लिखा था एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एब्जॉर्प्शन आइसोबार। आइसोथर्म याद है, जब वर्ड आइसोथर्म था, आइसो से थर्म एनर्जी, यानी जहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था। जब वर्ड बोला था एब्जॉर्प्शन आइसोबार, आइसो से बार प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो वहाँ पे हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे। इसलिए ये ग्राफ तो ना आगे डिटेल में आएगा हमारे पास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आज जस्ट एक लॉजिक सा देखता था यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट क्या दे रखा है, प्रेशर का। ये यहाँ पे मैंने आपको क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये इस ग्राफ को बड़ी बार रिपीट करेंगे। आज तो सिर्फ एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा था कि प्रेशर का रोल क्या था। क्लियर? तो यहाँ पे ना तीन कंसेप्ट आते हैं प्रेशर के साथ। स्टार्टिंग में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता गया, क्लियर, इंक्रीज किया। आगे जब प्रेशर बढ़ा, अब मैंने देखो ग्राफ को थोड़ा सा, ये था x अमाउंट ऑफ अवर गैस एब्जॉर्ब, m था अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंट वेयर गैस वाज गेटिंग एब्जॉर्ब। ये x बाय m क्या था, अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। देखो यहाँ तक तो ग्राफ बड़ा अच्छा लीनियर रहा, इसके बाद भी इंक्रीज किया बट ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। आखिर में जाके ये ग्राफ क्या हो गया, बिकम्स पैरेलल टू दिस एक्सिस। यहाँ पर ना जब हम लोग डिटेल में इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, तीन कंसेप्ट हैं, एक लो प्रेशर,
जहाँ तक लीनियर रिलेशन था। इसके बाद भी देखो आगे इंक्रीज कर रहा है, तो बीच में मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया, अभी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट वाज इंक्रीजिंग ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। जब यहाँ पर गया अब प्रेशर का कोई रोल ही नहीं रहा, है ना, अब प्रेशर का कोई रोल ही नहीं रहा, यहाँ पे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, फिक्स। और देखो इसको भी ना समझना इसी एग्जांपल पे सबसे आसान था। ये मेरे पास क्या था, सरफेस, है ना, जब सरफेस अवेलेबल था, जब मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया, सारी एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, तो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना क्या था, आसान। थोड़ा सा सिस्टम को प्रेशराइज किया, गैसेस को एब्जॉर्ब कर दिया। जब ये गैसेस एब्जॉर्ब हो गई, अब थोड़ा सा मैंने और जब अमाउंट एब्जॉर्ब करना था, तो अब जो नए मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके लिए प्लेसेस अवेलेबल कम। अगर प्लेसेस अवेलेबल कम है, अब उसको थोड़ा सा और प्रेशराइज करना पड़ेगा कि जो बाकी की साइड्स अवेलेबल है उन पर भी एब्जॉर्ब करें। एक स्टेज आएगी, सारी की सारी एक्टिव साइट्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक। जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स ब्लॉक होगी, अब जितना मर्जी प्रेशराइज कर दूँ सिस्टम को, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिक्स नहीं रह गया। क्लियर, ये था यहाँ का कंसेप्ट जो मुझे पहले बड़ा मुश्किल लगता था। और जब से तुम्हें ये एग्जांपल लिया ना कि कैटलिस्ट का सरफेस था, पहले सारी साइड्स अवेलेबल थी, तो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना क्या था, आसान है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाकर मैं एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता गया, और धीरे धीरे एक्टिव साइड्स क्या लगी, उन्हें ब्लॉक। अब मुझे सिस्टम को और ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ा सो दैट मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब। एक स्टेज आई, सारी की सारी एक्टिव साइड्स क्या होगी, ब्लॉक। अगर सारी साइड्स ब्लॉक है, अब जितना मर्जी प्रेशराइज करे सिस्टम को, नाउ देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। ये था प्रेशर का पूरा। या अभी भी किसी स्टूडेंट को करना जब कुछ नहीं समझ आया, तुम स्टूडेंट जब आते हो क्लास में, है ना, सारा रूम क्या था, एम्प्टी। जब सारा रूम एम्प्टी था तो जो पहला स्टूडेंट आता है इजीली सेटल डाउन कर गया, क्लियर, और यही कंसेप्ट नहीं था। जब आया कोई स्टूडेंट लेट, क्लियर, तो वो पहले तो कोशिश करते हो तुम्हें सारे पीछे ही बैठ जाए, है ना, फिर मैं पकड़ के बुलाता हूँ आगे, चलो आगे, साइड्स अवेलेबल है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा सेटल होने में। वही कंसेप्ट यहाँ पे था। एक चीज़ हो सकता है यह होती, मैं दोनों ग्रुप इकट्ठे बुला रखे थे, है ना, अगर दोनों ग्रुप इकट्ठे बुलाता फिर तो यहाँ पे बैठने की सीट्स ही नहीं थी, तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट जो बैठ गए ठीक, तो बाकी जो है सारे वो तो बाहर ही स्टैंडिंग रह जाएंगे। उधर में जितना मर्जी उनको प्रेशर करूँ, चलो क्लास में, चलो क्लास में, तो सीट ही नहीं है बैठने के लिए, तो यहाँ पे सीट्स फिल होगी। यही कंसेप्ट ग्राफ था। यहाँ पे तीन कंसेप्ट पकड़ेंगे, एक लो प्रेशर, एक मॉडरेट प्रेशर, और एक क्या आएगा, हाई प्रेशर। और यहाँ पे जब प्रेशर के साथ कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्या कर दूंगा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ डिटेल में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का लॉजिक था बस। यहाँ पर वी कीप लो प्रेशर, यहाँ पर मॉडरेट, और यहाँ पर आ जाएगा हाई प्रेशर। आज तो बस प्रेशर का एक कंसेप्ट याद रखना, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, initially rate of absorption increases, then it increases only to small extent. At very high pressure, जब प्रेशर हाई कर दिया, then rate of absorption remains unchanged, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह गया। और इतने एग्जांपल दिए, कोई तो सही कर जाएगा पेपर में, क्लियर। अगर मेरे साथ थोड़ा सा भी क्लियर हो जाता, थोड़ा सा बताओगे आप स्टूडेंट्स को, मैंने किससे मैच करा दिया, फिर एब्जॉर्बेंट के साथ या एब्जॉर्बेंट के साथ कर दिया, क्योंकि तुम लोग बाहर से आए थे, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल थी, तो मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड ऑन द सरफेस, एब्जॉर्बेंट। और ये रूम जो है उसको मान लिया एब्जॉर्बेंट। अब तो क्लियर हुआ लॉजिक सारा, क्लियर। अब बताओ यहाँ तक तो फैक्टर्स क्लियर, कोई रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा अगर जाके। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेकेंड नेचर ऑफ गैस आ गया, थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फोर्थ आ गया मेरे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, अब तो यहाँ तक आ गए। अब ये जो लास्ट फैक्टर है ना, इसके पेपर में भी आपको शॉर्ट नोट या कमेंट करना आता है। दैट वाज आवर फिफ्थ फैक्टर, दैट वाज आवर फ्रेगमेंटेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सरफेस। क्लियर, फ्रेगमेंट का कुछ नाम से क्लियर होगा। फ्रेगमेंट मीन्स उसे पीसीज में ब्रेक अप कर दूँ, उसे डिवाइड कर दूँ इनटू ब्लॉक्स, क्लियर, तो उसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दे। अब थोड़ा सा सोच कर आंसर देना। मेरे पास एक कैटलिस्ट का ये सरफेस था, क्लियर। एक मैंने क्या किया, सरफेस को बीच में से कट कर दिया, बीच में से कट किया तो उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता था। एक मैंने क्या किया, ऐसे भी, इसे ऐसे भी कट कर दिया, तो मेरे पास
क्लियर? अब आप ही बता दोगे थोड़ा सा भी अगर मेरे साथ क्लियर था। एक पीस पूरा लिया मैंने, एक पीस को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एक को 4 ब्लॉक में कर दिया। कहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई है ना, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं कर दिया, मोर सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाज हाई। ये आपके पेपर में कमेंट करना आ रखा है। मोर इज द ब्लॉक कन्वर्जन, द मोर इज द फ्रेगमेंटेशन। जितना मैं इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करता जाऊँगा, पर मैंने एक वर्ड बोला था प्रॉपर, क्या? फ्रेगमेंट। मोर इज द फ्रेगमेंटेशन, मोर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। तो ए स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर आप पोरोसिटी वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? ये क्योंकि पोरोसिटी का मेरे पास मीनिंग था। जब मैंने वर्ड बोल दिया पोरोसिटी मीन्स अब तो उसे सारा कन्वर्ट किस में कर दिया, पाउडर। अगर मैंने उसे पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉल्स। मुझे जब तक इसको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो मुझे सिर्फ ब्रेकअप किस में करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट्स। और जैसे मैंने इसे पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, इसे मैंने बड़े सोच कर एग्जाम्पल बोले थे। अभी जब मैंने आपको हेलमेट्स का एग्जाम्पल दिया था, याद है जब मैंने लिया था कॉटन, वो तो पोरस थी, है ना, पोरस थी। तुम में से अगर किसी ने ध्यान से सुना, मैंने कहा था कि जब वो कॉटन थी तो जब मैंने कॉटन को ओपन किया तो उसके सरफेस सारा क्या हो गया, येलोइश टिंज आ गई। अगर उसको मैं टर्न आउट कर देता, नीचे फिर वाइट आ रहा था, तो हुआ क्या, जब वो पोरस था तो मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर एब्जॉर्बेड गेट ट्रैप, वो मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, वो एक क्लस्टर सा बना दिया उन्होंने, लम्प फॉर्मेशन कर दी, उन्होंने तो चोक ही कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने तो क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। अब पानी आगे या एयर आगे पास आउट ही नहीं की, लिए तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली जो पोरोसिटी के कारण अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्बेड गेट ट्रैप, वो ट्रैप हो गए, वो आगे गए ही नहीं। दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज हाई व्हेनेवर वी आर हैविंग फ्रेगमेंट्स। क्लियर? अब और बड़े एग्जांपल है इसके, तो घर में कूलर्स भी लगा रखे हैं हम लोगों ने। कूलर्स को कभी ना उसकी वो जो पीछे मैशेज है उनको ओपन करके देखना। उन मैशेज को जब ओपन करोगे, जो वर्किंग था बेसिकली, पंप ने वाटर उठाकर वो आगे जो मैश थी उसके ऊपर गिराते हैं, कभी मैश के ऊपर देखना होल्स बने हैं। जब वो होल्स बने हैं, वाटर सारे होल्स में गया, सारे होल्स में जाके कुछ वाटर यहाँ पे उसने जाके जो हम लोगों ने वहाँ पे वो जो खस फिट कर रखी थी उसको जाके वेट कर दिया, कूलिंग इफेक्ट आ गया, कहीं पे और जगह कर दिया। ये अगर मैं वहाँ पे सारी एक कैपिलरीज ही छोड़ देता ये, तो पानी को एक रास्ता मिल जाता है, रास्ता मिल गया, सारा वाटर वहीं पे गिरता जाएगा, आसपास हुआ ही नहीं। इस कंसेप्ट को नाम क्या देते हैं, सीपेज प्रॉब्लम। ये सीपेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जहाँ पे वाटर को फ्लो करना है हमें उसे डायरेक्शन देनी ज़रूरी है, नहीं तो वो तो जहाँ पे वीक पॉइंट है वो वीक पॉइंट से पास आउट कर जाएगा, वहीं पे क्रैक कर देगा। जैसे भी हुआ नहीं था बद्रीनाथ वगैरह में 2-3 साल पहले जब वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो मेरे जैसे जो पर्सन सोच के बैठे थे हाई हाइट पे चले गए, रूफ पे चले गए, वो सारे डूब गए। बचा कौन, जो वहाँ पे रॉक्स थी, जो रॉक पे जाके बैठ गया, तो जो रॉक पे बैठा, रॉक में एजेस थी, उसने वाटर को डायरेक्शन दे दी, थोड़ा वाटर इधर चला गया, थोड़ा वाटर इधर चला गया, उसका फ्लो कम नहीं कर दिया उसने। ये यही सीपेज की प्रॉब्लम थी। ये यहाँ पे क्या था, अगर मैंने पोरोसिटी कर दी, इनकी होल्स कर दिए सारा, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे इसमें, ट्रैप। अगर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल फॉल डाउन। जैसे अगर लॉन में पानी देना है, अगर लॉन में पानी देना, मेरे जैसे ने क्या किया, पाइप छोड़ के आ गया। क्लियर? जब वो पाइप छोड़कर आ गया तो थोड़े घंटे 2 घंटे बाद जाऊँगा तो सारा लॉन मेरा वेट ही नहीं हुआ होगा, तो उसने क्या किया, सैंड में से जहाँ से शॉर्ट पॉइंट मिला वाटर वहीं से फ्लो करता चला गया। तो ये था सीपेज का कंसेप्ट। ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करने के लिए पक्का क्या, मुझे उसके ऊपर क्या, वो फाउंटेन से लगाना पड़ेगा। जब वो फाउंटेन चलेगा, पानी सारी डायरेक्शन में स्प्रे हो रहा है, दैट मीन्स मोर इज द एरिया बीइंग कवर्ड, मोर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कंसेप्ट था फ्रेगमेंटेशन ऑफ आवर सॉल्वेंट सरफेस। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? अब बताओ इसे फैक्टर्स ऑन विच आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स। हो गए क्लियर? सबको क्लियर हुए कि नहीं? क्लियर? इसलिए ना आपको सारी ये कहानियों के बेस पे सुना दूंगा कि तुम्हें पेपर में ध्यान आ जाए किसी तरीके कि किसके बेस पे है। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब बताओ कौन कौन सा टॉपिक हो गया इसका। एब्जॉर्प्शन हो गया, सारी टर्म्स क्लियर कर दी, टर्म्स क्लियर करके फिर आपके साथ आगे जाकर कौन सा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। क्लियर? इसके बाद कर दिए फैक्टर्स ऑन विच आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड। किसी पेपर में ये 5 फैक्टर्स, ये किसी केस में ये 5 फैक्टर्स नहीं आएंगे, ये किसी केस में ये 5 फैक्टर्स नहीं है, हर बार एक्सप्लेनेशन के बेस पे आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट था
याद है मैं क्या लिखकर बैठा था, व्हाट आर द टाइप्स, हाँ जी बैठे रहो तुम लोग। तो कौन सा होगा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये जो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है ये हमारे पास दो प्रोसेस है, वन वाज फिजिकल। देखो तुम्हें कहानियाँ इसलिए सौंपा जा रहा था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए, ये तो चैप्टर वो हो गए। एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सेकंड हमारे पास क्या था, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये ना पेपर में हर बार ये जो आपको फिजिकल और केमिकल है, ये सीबीएसई के पेपर में ना हर बार वर्ड क्या रखा है, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब देखो वर्ड आ रहा है कंपैरिजन वर्ड आ रहा है, कंपैरिजन मीन्स जहाँ पे सिमिलैरिटीज भी चाहिए और डिफरेंसेस भी चाहिए। पता क्या बुक में तो उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की लाइन लगी हुई है, 5-6 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं भी अगर वो 5-6 पॉइंट्स को रट्टे लगाता कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एक तो देखो पहला डिफरेंस आसान, दोनों की डेफिनेशन के बेस पे ही आ जाएगा, अभी लिखवा भी दूंगा आपको। देखो कुछ नाम से क्लियर होगा, जहाँ पे वर्ड क्या था फिजिकल, जहाँ पे वर्ड क्या था केमिकल। तो जब फिजिकल वर्ड आ रहा है तभी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा हूँ, बट इन दिस केस नो न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म। यहाँ पर फिजिकल था, फिजिकल का मीनिंग क्या था, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को मैंने एब्जॉर्ब किया सरफेस पे, और वो फोर्सेस क्या थे, वीकनेस है, जिन्होंने नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं की। पर जब केमिकल है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स को अटैक किया था, पर अटैक करके क्या था, उनको रिटेन किया एंड वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। देखो अगर मैं अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता, मेरे पास सरफेस था निकल का, इसमें सिर्फ एक गैस एब्जॉर्ब की, कौन सी, एल्कीन। क्लियर, तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन रहेगी। पर जब मैंने एल्कीन को भी एब्जॉर्ब कर दिया और हाइड्रोजन को भी, जब एल्कीन और हाइड्रोजन दोनों को एब्जॉर्ब किया, दोनों में रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। दैट इज इन दिस केस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज वाज टेकिंग प्लेस एंड दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। देखो फिजिकल और केमिकल में यहाँ से दो डिफरेंस तो आसान हो गए। इसमें फोर्स रिएक्शन क्या थे, वीक, इसमें फोर्स रिएक्शन क्या थे, स्ट्रॉन्ग। इसमें नो न्यू कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म, इन दिस केस न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। दो डिफरेंस तो आसान हो गए। अब सोचकर आंसर देना, किसमें एक्टिवेशन एनर्जी का रोल आएगा, फिजिकल में या केमिकल में, है ना, क्योंकि केमिकल में पुराने बॉन्ड टूट रहे थे, नए बॉन्ड बन रहे थे, तो ट्रांजिशन स्टेट था। तभी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस मेजर रोल, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हैज गॉट नो रोल टू प्ले। तो अब सोच के एक और रीजन दे दो, इनमें से एक प्रोसेस रिवर्सेबल है, एक इरिवर्सेबल। कौन इरिवर्सेबल होगा, है ना, क्योंकि केमिकल में जब प्रोडक्ट बना था वो सरफेस पे रहा ही नहीं, वो सरफेस से कहाँ चला गया था, दूर, अभी यहाँ पे रिएक्शन बैक आ ही नहीं रही। ये प्रोसेस क्या था, इरिवर्सेबल, और ये प्रोसेस क्या था, रिवर्सेबल। क्लियर। अगर तो मुझे कोई डिफरेंस नया पढ़ाता था फिर रट्टे लगाता था मैं भी पढ़ाने से पहले। अब धीरे धीरे बहुत फिजिकल और केमिकल के बेसिक ही याद रहे। एक और क्या था, अब तुम लोग ही आंसर दे दोगे। एक में डेल्टा एच की वैल्यू लेस नेगेटिव थी, एक में डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव। किसमें डेल्टा चेंजेस विल बी लेस, क्योंकि फिजिकल में फोर्स रिएक्शन क्या थे, वीक। अगर वीक है तो एनर्जी रिलीज विल बी लेस, इन केस में एनर्जी रिलीज विल बी मोर। देखो इतना सा लॉजिक मिलते ही उनके डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए इनके। क्लियर। अब लिखवा दूँ इनके डिफरेंसेस। पहला कौन सा था, फिजिकल, दूसरी तरफ कौन सा था, केमिकल। पहला डिफरेंस तो आसान, दोनों की डेफिनेशन आ गई और मुझे सिर्फ इनका एग्जांपल ऐसे ही याद था। फिजिकल के लिए एग्जांपल यहाँ था, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, कहाँ पे, सरफेस ऑफ प्लेडियम। क्लियर। केमिकल के लिए मेरे दिमाग में क्या था, मैंने एल्कीन और हाइड्रोजन को मिक्स किया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। क्लियर। यहाँ पे क्या किया, एल्कीन और हाइड्रोजन दो गैसेस को एब्जॉर्ब, कहाँ पे, सरफेस ऑफ निकल या प्लेटिनम या क्या था, प्लेडियम। ये पेपर में ना तुम लोग भी ये एग्जाम्पल लिखना चाहे नहीं, ये पर अगर ऊपर लिख के रख लिया अपने पास, सारे डिफरेंसेस लिखने आसान हो जाएंगे। पहले मैं सिर्फ एक गैस को एब्जॉर्ब कर रहा था, फोर्स रिएक्शन क्या था, वी, तो दीज वर आवर वैन डर वाल्स फोर्सेस। वहाँ पे दो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा था, दो गैसेस को एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन थी, तो एनर्जी चेंजेस वर मोर या फोर्स रिएक्शन वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब लिखे इनके डिफरेंसेस। पहला, हाँ जी, फर्स्ट फिजिकल,
लिख लो फिजिकल, पहला डिफरेंस ना, इन दोनों की डेफिनेशन आ गई, लिख लो फिजिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन गैस इज हेल्ड, व्हेन गैस इज हेल्ड, ये किया था ना, देखो हाइड्रोजन को हेल्ड किया था कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेडियम। व्हेन गैस इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय वैन डर वाल फोर्सेस, बाय वैन डर वाल फोर्सेस, बार बार आएगा, चाहे VWF लिख के छोड़ दो, बाय वैन डर वाल फोर्सेस विदाउट रिजल्टिंग in the formation of any chemical bond, without resulting in the formation of any chemical bond between adsorbate and adsorbent, is called physical absorption, ये दूसरी तरफ कौन सा लिख कर बैठे थे, केमिकल। when gas is held on the surface of solid, when gas is held on the surface of solid by forces similar to that of chemical bond, and results in the formation of new compound, then it is known as chemical absorption, हुआ क्लियर। अब बाकी डिफरेंस मुझे नहीं याद रहे, तुम लोग लिखवाते जाओगे, फर्स्ट और डेफिनेशन मैंने लिखवा दी। और हाँ जी, चलो डेल्टा एच, इन दिस केस डेल्टा एच वैल्यू इज लो, रेंज का होती है 20 to 40 kilojoules per mole। डेल्टा एच वैल्यू इज लो, और लो कितनी थी, जस्ट 20 to 40 kilojoules per mole। इन दिस केस डेल्टा एच वैल्यू इज हाई, more than 40 kilojoules per mole। एक में वैल्यू 40 से कम थी, एक में वैल्यू क्या थी, 40 से ज़्यादा। चलो दो डिफरेंस और। चलो फिजिकल में इसमें क्या था, प्रोसेस वॉज इरिवर्सिबल, फिजिकल में दिस प्रोसेस वॉज रिवर्सिबल इन नेचर, चलो तीन और है ना। इसमें हमारे पास क्या था, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन takes place, in this case no new compound formation takes place, क्लियर। ये कोई और, हाँ जी कोई और, इसमें इसको थोड़ा सा फ्रेंच में अगर फाइंड आउट कर दो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस नो रोल, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं था। एक्टिवेशन एनर्जी को तो लिख दूँ चाहे EA, स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस नो रोल, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस मेजर रोल,
एक्टिवेशन एनर्जी प्लेस मेजर रोल, आ जाएगा ये मेजर रोल के बेस पे। अब एक मैं पूछ लूँ रीजनिंग का क्वेश्चन, जस्ट अभी तक पढ़ा तो नहीं मैंने कभी पेपर में। मेरे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी थी 40 किलो जूल्स, एक में एक्टिवेशन एनर्जी थी 100, किसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई? 100 में 40 में नहीं होगा, क्योंकि 100 में तो पहले टाइम ज़्यादा लगेगा लाने में, 40 लाना आसान था। तो लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसी ना एक जो 6 पॉइंट है, ये अब आपको याद करना बुक में से मुश्किल लगता है। दिस लीड केमिकल एब्जॉर्प्शन फॉलोज सिंगल लेयर, सिंगल लेयर फॉर्मेशन। This involves single layer formation and this involves multiple layer formation। मैं भी ना कई टाइम पहले तो इसको घर से पढ़ के आता था, कौन मल्टीपल लेयर बनाएगा कौन सिंगल लेयर, पर अब एक जनरल सा कंसेप्ट नहीं क्लियर था। मुझे मल्टीपल लेयर का तो नहीं मालूम, पर सिंगल लेयर का कंसेप्ट क्लियर नहीं था। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर दिया, क्लियर, साथ में यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब कर दिया था, 2 एब्जॉर्ब थे। जब तक ये सरफेस को छोड़ेंगे नहीं, इस पर कोई नया मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं, तो हमें क्लियर वी विल ऑलवेज हैव यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। यहाँ पर हर बार यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनेगी, जब तक ये सरफेस को छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरा मॉलिक्यूल का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो दिस विल ऑलवेज हैव सिंगल लेयर फॉर्मेशन। इसमें क्या था, सिर्फ फोर्सिव इंट्रैक्शन थे, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट था, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर, कोई मॉलिक्यूल इधर, सबका क्या था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग अलग था। दिस वाज फॉर्मिंग मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एंड दिस वाज फॉर्मिंग आवर सिंगल लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें सिंगल लेयर थी इन आवर केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब तो नहीं मुश्किल लगेगा, पर जब ना वर्ड आता है पेपर में कंपैरिजन, देखो मैंने आपको 6 पॉइंट्स निकाल दिए है ना, मेरे ख्याल तो नहीं अब रट्टा लगाना पड़ेगा 6 का, जस्ट अगर लॉजिक था दिमाग में कर सकते थे। पेपर में ना तुम लोग जब आता है वर्ड कंपैरिजन, डिफरेंसेस लिख के आ जाते हो। कंपैरिजन में क्या था, डिफरेंसेस भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, सिमिलैरिटीज़। ये तुम लोग हर बार भूल जाते हो, इसमें सिमिलैरिटीज़ लिखनी। और ये ना कंपैरिजन का वर्ड 2 है हमारे कोर्स में। कंपैरिजन एक फिजिकल और केमिकल, एक जब करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, वहाँ पे आएगा लेंथनर्ड्स और एक्टिनर्ड्स, उनका कंपैरिजन आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ना अब नेक्स्ट वर्ड क्या था, सिमिलैरिटीज़। तुम लोग कोई बताओगे मुझे सिमिलैरिटी दोनों में? चल वो तो आ गया कि प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन का था, क्लियर, वो तो एब्जॉर्प्शन के बेस पे आ गया कि ये है ही नेगेटिव, वो तो जनरल कंसेप्ट में आ गया। एक कह सकता था दोनों में अगर सिस्टम को प्रेशराइज कर रहा था, दोनों में प्रेशर कर रहे थे, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों में बढ़ रहा था, तो दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाज सेम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर was same, effect of pressure was same in both cases. Both cases rate of absorption increases as pressure was increased. Second, दोनों में सेम कंसेप्ट नहीं था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सरफेस, कि दोनों में अगर मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहा था, मोर वाज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मोर वाज द फ्रेगमेंटेशन, मोर वाज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दोनों में ये सिमिलैरिटीज आ गई। सेकंड देख लो, सेकंड सिमिलैरिटी, on the basis of more is the fragmentation of adsorbent surface, more is the fragmentation of adsorbent surface, more is the fragmentation of adsorbent surface, more is the rate of adsorption in both processes. More is the rate of adsorption in both processes. अब तो लिख भी लिया अगर साथ साथ, हाँ जी अब तो क्लियर हुआ। अब बताओ यहाँ तक करते करते एब्जॉर्प्शन का एक बार बस जाने से पहले मुझे कंपाइलर करा दो, किया क्या क्या आ जाए। पहले तो 4-5 डेफिनेशन क्लियर की, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट और साथ में कौन सा, डिसॉर्प्शन, सारी डेफिनेशन क्लियर की। फिर फैक्टर्स ऑन विच आवर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स, फैक्टर्स कौन सा आ गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। फिर टेम्परेचर और प्रेशर का रोल, आखिर में जाके रोल किसका आ गया था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आवर एब्जॉर्बेंट सरफेस। उसके बाद
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दो कौन सा, एक फिजिकल और केमिकल, दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आ गए। अब नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब क्या करना है? हाँ जी, तब रह गया।